कक्षा 10 विषय विज्ञान। तो इसके जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, इसके हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन केमिस्ट्री के, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे बायो, फिर फिजिक्स देखेंगे, जो आपकी अर्धवार्षिक जो आपका कल पेपर है उसमें देखने को मिलेंगे। तो पहले शुरू करते हैं आपका पहला यूनिट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें क्वेश्चन देखेंगे आप, तो आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आपका पहला, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन, जो आपकी मैग्नीशियम रिबन होती है, को रेगमाल से रगड़ कर, ये मतलब उससे साफ कर लो, या किसी हाथ से सफाई या कपड़ा से सफाई कर लें, किसी से भी सफाई कर सकते हैं, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए। क्या हो जाता है, उसमें एक परत जम जाती है, किसकी, मैग्नीशियम की, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की और मैग्नीशियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है। तो इसकी परत जम जाती है। जब परत जम जाएगी तो कैसे जलेगी, नहीं जलेगी ना, आपको पता है। जैसे आपने जलाई होगी, मोमबत्ती जलाई होगी कभी, तो पहले मोमबत्ती को जैसे उसकी आग नहीं पकड़ पाती है, तो उसके ऊपर की परत साफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे अब लालटेन का नाम सुना होगा आपने, अब तो लालटेन यूज नहीं होती है। लालटेन के ऊपर एक बात ही होती थी ऐसे, ऐसे इस प्रकार एक बात ही होती थी। तो उसको जलाने के पहले यहाँ पे जैसे बंद कर दो जलाने के बाद में, तो यहाँ पे एक परत जम जाती थी, तो इस परत को हटाना पड़ता, तब इसमें वहाँ फिर से आग जलती थी। तो इसी प्रकार क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए होती किसके लिए, आग जलाने के लिए। जब आग जलानी हो आपको, तो क्या होता है, आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है आपका, तो इस वजह से आपका क्या हो जाता है, आपको साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO2 से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था, ठीक है। मतलब जब आग जलती है, आपकी जलने के बाद में एक परत बन जाती है, तो इसी वजह से बनती है वो परत आपकी। तो इस वजह से आपको इसको साफ करना पड़ता है। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगती है, ठीक है। तो जी आपका उदाहरण, आपको आपने अगर छोटी लैंप जलाई हो, ऐसी इस प्रकार की डिब्बी होती थी, एक बाती लगी होती, तो लैंप को पे या डिब्बी पे आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आएगा। जिसने भी लैंप का यूज किया हो, उसकी ऊपर बाती काली काली जम जाती थी, उसी को क्या बोलते हैं आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत, ठीक है। क्योंकि वो जब जलती थी ना, तो जलने के बाद में रह जाती थी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, काफी इंपोर्टेंट, तो इस क्वेश्चन को समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो जो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या होती है, इसमें क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, ठीक है। ऊष्मा तो आप जानते ही हैं, ठीक है। हीट हीट बोल सकते हैं, या गर्म बोल सकते हैं, या आग को बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होती है आपकी ऊष्मा। तो जिसके क्या हो, उत्पाद के निर्माण में क्या हो, ऊष्मा उत्पन्न हो, ठीक है। तो अभी क्या कहलाती है, ऊष्मा उत्सर्जन को ए संकेत द्वारा मतलब लिखकर प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो क्या था आपका, इसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, वैसे आप किससे दर्शाते हैं, आप अपना इसको दर्शाते हैं ए के द्वारा, किसे दर्शाते हैं, ए से। क्रिया आपका CS+O2 जी, आप एरो का निशान लगाएंगे, CO2 G+डेल्टा, ठीक है। तो आपकी जी आपको एग्जाम्पल में आप इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी इसको एग्जाम्पल में एक आपने घर पे कभी भी चूना का यूज किया होगा, चूना। तो उसे जब आप क्या डालते हैं, पानी में डालते हैं, तो वहां से क्या उत्पन्न होती है आपकी, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, चूना में, ठीक है। चूना में क्या डालते हैं आप, पानी डालते हैं, तो आपको क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो क्या कौन सी क्रिया होती है आपकी, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ठीक है। तो जिसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा शोषी। शोषी से आपका आती है, ये आपकी ये क्या करती है, ऊष्मा सोखती है, ठीक है। इनसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का
अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण। उदाहरण के लिए CaCO प्लस का अपघटन एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है। अभिक्रिया इस प्रकार है, ठीक है। इसको अपन एग्जाम्पल में जाने तो क्या है, जैसे बर्फ होती है आपकी, बर्फ, ठीक है, बर्फ, तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा सोख से वो क्या बनती है, जल बन जाती है। क्या बन जाती है, जल बन जाती है। ऊष्मा सोख के क्या बन जाती है, वो जल बन जाती है। तो जो आपका लाइव एग्जाम्पल है, आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी इसमें क्या है, आपका CaCO3 चूना पत्थर प्लस डेल्टा इक्वल CaO S प्लस CO2 G, जहाँ डेल्टा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। तो आपके जो एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा और श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके श्वसन है, सांस लेते हैं, तो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहते हैं। क्यों कहते हैं, ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन से सहयोग कर CO2 और जल उत्पन्न आता है, ठीक है। तो एक तो ये आपका रीजन हो गया। दूसरा क्या होगा, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ठीक है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है, क्या होती है, जब आप क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है अभिक्रिया को। तो क्या मतलब, जब आप सांस लेते हैं तो आपने देखा होगा क्या आपको आपकी जो श्वसन होती है थोड़ी हीट, आपको हीट जैसी लगती है। तो इस प्रकार से अब इसे कहते हैं ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके क्या है आपका समीकरण दिया आपका C6H12O6 AQ प्लस CO2 AQ इक्वल C6CO2 AQ प्लस 6H2O L प्लस ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है। तो इसका समीकरण हो गया। इसमें पूछा जाता है आपका विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो जी आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, जब विस्थापन अभिक्रिया क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से, जो आपकी अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, मतलब जल्दी एक्शन करते हैं, कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपकी क्रियाशील कोई तत्व, जैसे आपकी ZnS, ये क्या क्रियाशील है, CuCl2 के साथ में कम क्रियाशील इसके साथ में मिलेगी, तो किससे परिवर्तित कर देगा जी आपका ZnCl2 AQ प्लस CuS से। तो आपको स्थिर विस्थापन है जहाँ यहाँ पे, ठीक है, ZnCu से अधिक क्रियाशील है। इसमें बताया भी है कि आपका Zn जो है क्रिया से अधिक, Cu से अधिक, जिंक जो है आपका कॉपर से क्या है, अधिक क्रियाशील, ठीक है। तो ये आपका समीकरण, ठीक है। नहीं तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, जब क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व, क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, ठीक है, उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये आपका क्या होता है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में ये अंतर होता है आपका, ठीक है। अब जी आपका विस्थापन हो गया। अब देखो द्विविस्थापन क्या होता है आपका। इसमें क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है, क्रिया इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है, ठीक है। इसमें आदान प्रदान चलता रहता है, ठीक है। जैसे आपका NaOH प्लस HCl क्या बन जाता है आपका, NaCl प्लस H2A। तो ये क्या हो सकती है, आपकी क्रिया बदल सकती है, ठीक है। दोनों साइड से द्विविस्थापन, ठीक है, इसमें दोनों तरफ हो सकती है आपकी। अब अभिक्षेपण क्या होता है आपका, अभिक्षेपण अभिक्रिया से क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अविलेय लवण बनता है। अविलेय लवण मतलब जो लवण मिलता नहीं है, जो आपका मिलता नहीं है, जो विलयन से पृथक हो जाता है, अभिक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपने चौक देखी है, चौक को एक गिलास में घोलें आप, तो चौक आप क्या होती है, आपकी मिलती नहीं है, ठीक है। और चौक को क्या कर सकते हैं, आप छान के अलग कर सकते हैं और फिर चौक बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी अभिक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, आपकी अभिक्षेपण अभिक्रिया। आपके लिए समीकरण ये है आपका AgNO3 AQ सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl AgNO3 AQ सिल्वर नाइट्रेट NaCl सोडियम क्लोराइड से मिलके क्या बनाती है, सिल्वर क्लोराइड AgCl सफेद अपक्षय बन जाता है, जो आपका चूने वाला, ठीक है, वो चौक वाला, प्लस NaNO3 AQ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, क्या जो आपके बन जाते हैं। तो आप इसको जो आप लिख सकते हैं समीकरण को, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपचयन, ठीक है। उपचयन या ऑक्सीडेशन पूछा जाता है, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग क्या हुआ आपका, ऑक्सीजन जोड़े, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन जोड़े आपका, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास क्या हो, हाइड्रोजन क्या या तो घटे या ऑक्सीजन जुड़े, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो आपका ऐड हो, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो ऐड हो, ऑक्सीजन ऐड हो और क्या हो हाइड्रोजन घटे, या तो ऑक्सीजन मतलब जुड़ना चाहिए इसमें, इसके उपचयन में, या हाइड्रोजन क्या हो कम होना चाहिए। तो आपकी कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीजन या तो क्या होता है उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे क्रिया दी गई है। CuO+ H2 यहाँ पे CuO+H2 क्या हो गया, ताप गर्म करेंगे इसे तो CuS+H2OG ये हो जाएगा, ठीक है। अपचयन ऑक्सीजन का ह्रास, इसमें कहा हुआ है Cu में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए है अपचयित क्रिया, अपचयित हुआ, ठीक है। तो क्या है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या नाम आपकी बेटा जंग नहीं लगे। तो समझ में आ गई ना, कि आपके जो लोहे पे मतलब पेंट कर देते हैं तो वो हवा और नमी यानी पानी वगैरह के उसमें संपर्क में नहीं आती, जिससे क्या होता है वो खराब नहीं होती, लंबे समय तक चलती है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, समझ में आई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सारे, ये वाला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको बेटा एक बार समझ लो अच्छे से। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सी कारण है जो इन पदार्थों को उपचयित ऑक्सीकृत होने से बचाता है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधता नहीं हो पाती। इस तरह वसायुक्त पदार्थ जैसे चिप्स खराब नहीं होते। अगर क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन की अगर इस पे मतलब पदार्थ को नाइट्रोजन से अगर वो नहीं करेंगे, प्रभावित नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, इसलिए इसको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बचाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका संचरण। संचरण तो आप जानती हैं, जंग लगना, ठीक है। एक बार पढ़ लेते, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता एवं अम्ल के संपर्क में आती है, उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है। जंग जंग मतलब एक परत चढ़ जाती है, आपने देखा लोहा पे एक परत चढ़ जाती है, अब कुछ दिन के लिए छोड़ दें पानी और उसमें हवा में चढ़ जाती है कि चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को संचरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचरण। जब लोहे का संचरण होता है तो उसे जंग लगना कहते हैं, लोहे का संचरण होता है तो क्या होता है, जंग लगना, ठीक है। संचरण तो होती है बहुत सारी चीजें, लोहे का संचरण अपन ज्यादातर दिखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विकृत गंधता, ठीक है। जो पूछा जाता है विकृत गंधता क्या है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ मतलब जो तेल से बने हैं, वसा से, फैट वगैरह से, हवा ऑक्सीजन के संपर्क में, हवा के संपर्क में आती है तो क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं, उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, उपचयित होकर विकृत गंधित हो जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद गंध बदल जाता है, मतलब आपने दिया मतलब खराब हो जाती है चीज। विकृत गंधता क्या, आप ये सड़ जाती है चीज, जब चीज सड़ जाती है तो टेस्ट बदल जाता है। और कब सड़ता है आपको पता है, जैसे अपन खाना बनाते हैं तो आप जैसे कुछ दिन तक तो मतलब 12-6 घंटे तक तो सही रहता है वो, उसके बाद टेस्ट बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो विकृत गंध देता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, विकृत गंध, जिसके कारण स्वाद गंध बदल जाता है। इस विकृत गंधता को इसमें कह रहे हैं विकृत गंधता को रोकने का उपाय। देख तो पहला है नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिला दें, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन प्रति ऑक्सीकारक मिला दें, या वायु रोधी बर्तनों में सकें, जैसे फेज होता है आपका, फेज में रख देते तो चीज खराब नहीं होती, लेकिन क्या होती है फेज आपका बंद होता है, वायु रोध होता है, और ठंडक, और ठंडों में चीज ज्यादातर आपकी खराब नहीं होती। ये आपका चिप्स वाला एग्जाम्पल है। तो आपका क्या हो गया बेटा, इसमें पहला जो पहला चैप्टर था आपका फिनिश हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब देखेंगे अम्ल एवं क्षार एवं लवण, ठीक है। इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, दही पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते। जो आपके पीतल के एवं तांबे के बर्तनों में दही या क्या खट्टे पदार्थ नहीं रखे जाते, क्यों नहीं रखे जाते, सुनो। पीतल Cu तथा Zn का मिश्र धातु है, आपको पता है पीतल किससे, कॉपर का और जिंक का मिश्र धातु है। तथा तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं
क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? इसमें अम्ल मौजूद होते हैं जो इससे अभिक्रिया करके हानिकारक विषैले यौगिक टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाती है। मतलब इनको अगर रखने तो क्या कर लेंगे, जिस क्रिया करके पदार्थ जहरीला बना देते हैं पदार्थ, ठीक है, जिसके कारण बस एक खाने लायक नहीं रहते। अम्ल की क्रिया से धातु के बर्तन भी संचालित होते हैं। क्या कर लेते हैं जी? एक रिएक्शन किया कर लेते हैं जी एक दूसरे से। क्या जी? आपके पीतली और तांबे के बर्तन से, मतलब खट्टे पदार्थ, तो क्या हो जाए? वो तो खराब होती है, वैसेले पदार्थ, मतलब वो जो आपने रखे हैं खट्टे पदार्थ, वो वैसेले हो जाएंगे और आपके क्या होता है? बर्तन भी खराब हो जाएंगे, इस वजह से नहीं रखते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता। विद्युत का चालक मतलब उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता, जबकि वर्षा का जल होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें देखते हैं। आश्रित जल शुद्ध होते हैं। जो आश्रित जल होते हैं मतलब ये क्या होते हैं? आपके शुद्ध होते हैं, जिसमें आयन नहीं बनता। इसमें क्या नहीं होता बेटा? आयन नहीं होती आपकी। आयन ही तो आपका लाइट जलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इन जे अगर ये नहीं हो तो आपका लाइट नहीं जलेगी ना। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं होते हैं। ठीक है, तथा विद्युत चालन चालन करता है। ठीक है, विद्युत का चालन चालन आयनों के द्वारा होता है। आपको पता है विद्युत चालन कैसे होता है? आयनों के द्वारा। और आश्रित जल में क्या नहीं होता? आपका आयन नहीं होता। तो कैसे इसमें आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? आयन ही नहीं है तो कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है? क्योंकि आपको पता है विद्युत धारा आपकी आयन में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इस वजह से आपके आश्रित जल में नहीं होती। जबकि वैसा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं, क्योंकि इसमें उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल से मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आपके आयन होते हैं वैसा के जल में, इस वजह से आपको इसमें आपको करंट वगैरह जैसे तार के जाए बरसात में तो करंट लग जाता है, क्योंकि इसमें आयन होते हैं। लेकिन आपका जो फिल्टर वाला पानी होता है, मतलब जिसमें आश्रित, मतलब उसको फिल्टर किया जाता है, उसमें कोई क्या नहीं होते? आपके आयन नहीं होते। आयन नहीं होती आपके, और बिना आयन के आपको पता है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, इस वजह से ये आपके क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो प्रमुख उपयोग लिखिए। तो आपके धोने का सोडा, इसके दो दो उपाय लिखना। आपके पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो करवा रहा है। ठीक है, तो धोने के सोडे का उपयोग क्या है बेटा आपका? सोडियम कार्बोनेट धोने का कपड़ा, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, का उपयोग कांच, कांच होता है आपका, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। ठीक है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है, घरों में साफ सफाई के लिए, और फैक्ट्रियों में कांच, साबुन एवं कागज के उद्योगों में। और बेकिंग सोडा क्या होता है आपका? NaHCO3। इसमें क्या होता है इसका उपयोग में? बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, एक तो बेकिंग सोडा बनाने में होता है, दूसरा इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, मतलब जो आपका क्या सोडा आपने पिया होगा उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? तो आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, आपने देखा होगा, जो प्लास्टिक देखा था आपने, उसको अर्धरोधी बर्तन, मतलब जिसमें आर्द्रता नहीं जाए, इसलिए रखा जाता है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी मॉइस्चर प्रूफ बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस जिप्सम बनाती है। कैसा हो जाता है? ठोस बन जाता है अगर आर्द्रता मिल जाए। ठीक है, आर्द्रता कोई नमी वगैरह, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका ये CaSO4 इंटू ½ H2O प्लस, ये आपका क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा भी जाता है। CaSO4 इंटू ½ H2O, जी क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, प्लस 1 सही 1/2 H2O, आपका एरो CaSO4 इंटू 2H2O, जिप्सम का ठोस पदार्थ। तो ये आपका ये जल के साथ में क्या बना दिया आप इसने? जिप्सम का ठोस पदार्थ। तो इसलिए इसको क्या रखते हैं? आर्द्रता रोधी बर्तन में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 3, धातु और अधातु। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका देखते हैं। आपका सबसे पहले इसमें दिया गया, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो
कमरे के ताप पर द्रव होती है। जो कमरे के ताप पर द्रव यानी पानी जैसे, मतलब पानी का रूप जैसा होता है वो द्रव होता है, जिस पैटर्न में रखो आप वैसे ही आपका रूप ले लेता है। तो कमरे के ताप पर द्रव कौन सी धातु हो जाती है आपकी? मरकरी। पूछा जाता है, ध्यान रखना। कौन सी हो जाती है? मरकरी। मतलब कमरे के ताप पे, मतलब कमरे में जितना ताप होता है अगर उसे रख दें तो वो कैसे हो जाती है? द्रव का रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से कैसे काटा जा सकता है? सोडियम, इसका सूत्र क्या होता है? Na, लिथियम और पोटेशियम। ठीक है, सोडियम, Na, लिथियम और पोटेशियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है आपकी सिल्वर और कॉपर। आपने तार भी देखे होंगे, ठीक है, सिल्वर का तार चाहिए कि आपको कॉपर का तार चाहिए, मिल जाता है आपको। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है आपकी? सिल्वर और कॉपर। ऊष्मा की कुचालक कौन है? तो लेड और मरकरी। ये क्या है? कुचालक, मतलब इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है, मतलब करंट प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा आघात वेदन एवं तन्य का आयत क्या है? आघात वेद और तन्य क्या होता है? ठीक है, तो देखते हैं। आघात, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, मतलब पीट ले, सोने चांदी को ऐसे पीट ले तो बहुत पतली हो जाती है, वो टूटते नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत पतली खिंच जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, तो इस गुण हम क्या बोलते हैं? आघात वेदनी। ठीक है, जिसमें सबसे मेन चीज है आपका सोना। सोना को इतना पीट, जितना ही पीटे वो लंबा खिंचता जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, तो क्या बोलते हैं? इसे आघात वेद बोलते हैं। और चांदी सबसे, ठीक है, सोना और चांदी में सबसे ज्यादा अगाधवाद होता है। ठीक है, मतलब अगाधवाद इनमें होता है। ठीक है, जितनी चाहे तीन लो आप, दे टूटेंगे नहीं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। ठीक है, वही खींचना तन्यता कह लेते हैं। ठीक है, सोने में सबसे अधिक होता है। ठीक है, सोने में जितना आप खींच लेंगे, जितना भी खींचेंगे वो क्या होगा? टूटेगा नहीं आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखना। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को आपको पता है? सोडियम को वो पूछ रहे हैं, तो सोडियम को केरोसिन में डुबा क्यों रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील होती है। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। इनमें वायु के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है। अगर ये वायु के साथ ही मिल जाए, कौन सी? सोडियम और पोटेशियम वायु के साथ ही मिल जाए तो क्या कर लेंगे? आग पकड़ लेती है। ये ठंडे जल के साथ भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया करती है। ठंडा जल भी वो तब भी कर लेती है, और इससे उत्सर्जित एच गैस, हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो जाती है। क्या हो जाती है? जलने उठती है, जलने लगती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। बहुत क्रियाशील होती है आपकी कौन सी? सोडियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या करा जाता है? इन्हें केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, जिससे ये क्रिया ना कर पाए हवा के साथ में, जल के साथ में, किसी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयनिक यौगिक का गलनांक क्यों उच्च होता है? जो आयनिक आयनिक यौगिक है ना, उसका गलनांक उच्च क्यों होता है? गलनांक मतलब ये, मतलब बहुत ज्यादा ताप सहन कर लेगी, गलेगी नहीं, गला टूट टाटेगी नहीं, ठीक है, मिटेगी नहीं। तो आयनिक यौगिक को गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इसके आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है। ठीक है, जैसे आपका एक ये है, तो इसे आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन इससे जोड़ दें और जोड़ दें और जोड़ दें और जोड़ दें तो ये टूटेगा क्या? आसानी से नहीं टूटेगा। तो इसमें क्या होता है? आयनों के बीच मजबूत अंतर आकर्षण बल होता है, जिससे तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अब इसे तोड़ने के लिए क्या आपको मजबूत चाहिए होगी? कुछ भी चले जलाएं भी तो इसमें क्या चाहिए होगा आपको? बहुत सारी आग। ठीक है, तो इसलिए आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये पूछ लेते हैं भाषा आपकी, खनिज, अयस्क, गैंग क्या है? ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें बेटा। खनिज, खनिज क्या होते हैं आपके? मिनरल्स, धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। खनिज क्या होते हैं? जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। किसमें? भूपर्टी। आपको पता है पृथ्वी की परतें होती है, ठीक है, ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। ठीक है, ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। ठीक है, इसी में आपको तत्व मिलते हैं, ठीक, खुदाई करने पर। नीचे अपन नहीं जाते, मेंटल में या कोड में अपन नहीं जा सकते, आपको मिल जाती है भूपर्पटी में। ठीक है, इसकी 1 से 100 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई होती है। वो आपका चैप्टर हालांकि वो बाद में देखेंगे। तो क्या होता है इसमें? धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूपर्वती में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिसमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मैदा मैदा रेत, चूना, पत्थर मिले मिले होते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं से तो क्या होता है आपका? निर्माण में यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका अयस्क। अयस्क क्या होता है? जिस खनिज से धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जो खनिज मिले आपको उससे धातु क्या हो? आसानी से प्राप्त हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है, और गैंग क्या होता है? गैंग पृथ्वी से
खनिज, अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धि होती है, ठीक है। अशुद्धि मिट्टी लो, कचरा लो, सब कुछ लगा रहता है तो क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं उसे, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो धातुओं के नाम, क्वेश्चन है आपको, दो धातुओं के नाम बताइए जो मुक्त रूप से मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी आपकी सोना प्लेटिनियम धातु जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका, मिश्र धातु क्या होती है। तो दो या दो से अधिक धातु है, मतलब जो दो धातु हो उससे अधिक धातु है। एक धातु या अधातु, एक धातु या अधातु सामांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मतलब जब दो से अधिक धातु मिले वो या सामांगी मिश्रण बने, एक जैसा मिश्रण बने, या अलग विषमांगी मिश्रण बने, अलग मिश्रण बने, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं आप, मिश्र धातु कहते हैं। मतलब जब धातु में मिलाई जाए इसमें, ठीक है। Cu प्लस Sn इस्पात C प्लस Fe, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, उभयधामी ऑक्साइड क्या होते हैं। तो उभयधामी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधामी ऑक्साइड के नाम लिखिए। तो उभयधामी ऑक्साइड क्या होते हैं आपके, ऐसे धातु ऑक्साइड जो जो अम्ल तथा क्षारक, कैसे अम्ल तथा क्षारक दोनों अभिक्रियाओं करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। मतलब या तो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया, मतलब अम्ल से कर ले अभिक्रिया या कैसे कर ले, क्षार से, ठीक है। उभयधामी ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है, दोनों से करे वो। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ये आपकी क्या होती है, उभयधामी ऑक्साइड, तो दोनों से क्रिया कर ली। लोहे को जंग से बचाने के कोई दो उपाय बताइए। तो क्या है आपके, एक तो पहला है आपका यस्द लेपन द्वारा। इस विधि में क्या होता है, पहली विधि में लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाई थी, किसकी, इस्पात की या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। दूसरा आपका पेंटिंग द्वारा, इस विधि में दूसरा पेंटिंग द्वारा, इस विधि में लोहे के वस्तु को पेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि इससे वायु सतह और आत्ता उसे प्रभावित ना कर सके। दो है आपका, ठीक है। यश दिल्लीपन में क्या होता है, लोहे और इस्पात की, लोहे और इस्पात की, लोहे पर इस्पात और जिंक की, किसकी, लोहे पे इस्पात और जिंक की परत चढ़ा जाती है। और पेंटिंग में तो आपको पता है पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन ही चैप्टर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, ठीक है। आप देखें उसमें आप फिजिक्स देखेंगे या बायो देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।